फ्रेंड्स, दिस इज अमित आनंद, वेलकम टू ट्राइबैक ब्लू। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से बच्चों ने डिमांड किया था सर कि हालांकि सारी चीज़ें तो आपने डिस्कस कर ही दिया है, लेकिन जेई मेंस के लिए, जेई मेंस 2020 के लिए और जेई एडवांस 2020 के लिए आप फिर से अगर चीज़ों को अगर रिवाइज करवा दें, फिर से अगर चीज़ों को बता दें कि फिर से कैसे कैसे टॉपिक को अटैम्प्ट करना है, तो आज हम बेसिकली उसी पे बात करेंगे। तो हम लोग क्या बात करेंगे? मिशन 2020 मेंस और मिशन 2020 एडवांस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो बहुत सारे बच्चों को ये भी काफ़ी अच्छे बच्चों को भी कन्फ्यूजन रहता है कि जो हमारा जेई मेंस का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का और जेई एडवांस का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, दोनों का क्वेश्चंस का पैटर्न क्या आता है? पैरेलल रहता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्त, ये समझना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, दोनों का पूछने का पैटर्न अलग है, दोनों का क्वेश्चंस का जोन अलग है। और अगर देखा जाए तो अगर मेंस में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो हमारा ब्रांच है वो अलजेब्रा है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारा एडवांस का जो सबसे वेटेज वाला जो ब्रांच है वो क्या है? कैलकुलस है। तो ये दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों का क्वेश्चन का ट्रेंड, दोनों का स्टैंडर्ड, दोनों का जो लेवल है या जो दोनों का पोर्शंस अलग अलग है, जिसमें वेटेज भी अलग अलग है कि नहीं? तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स के अंदर कि हम कौन सा टॉपिक को प्रिपेयर करें बारीकी से। और चूंकि आप जानते हैं कि मेंस का जो क्वेश्चंस रहता है वो चूंकि बहुत टफ नहीं होता, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस किया है। एक चीज़ हमेशा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चंस का पैटर्न अगर आपने फॉलो किया है तो आपका जेई मेंस का सवाल अच्छे से निकलेगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने जेई एडवांस का पैटर्न अगर फॉलो किया तो उसका जेई एडवांस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जेई मेंस में हो सकता है कि उसका रैंक बहुत अच्छा नहीं हो। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जेई मेंस के लिए जेई मेंस के पैटर्न पे जिस बच्चे ने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है ना, उसका जेई मेंस का पेपर बहुत अच्छा होगा। और सिमिलरली कह सकते हैं कि उसका एडवांस का पेपर उतना ही अच्छा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि जिस बच्चे ने जेई मेंस टॉप किया वो एडवांस में उनका रैंक बहुत पीछे था, या जिस बच्चे ने एडवांस में टॉप किया उनका रैंक जेई मेन में काफ़ी पीछे था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि दोनों का बैलेंसिंग अलग अलग है, दोनों के पूछे जाने का तौर तरीका, बनाने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले देखते हैं जेई मेंस 2020 के लिए बात करेंगे। जो बच्चे जेई मेंस 2020 में अपेयर होने वाले हैं वो इसको जरूर देखें, बारीकी से फॉलो करो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लेंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं और गलती होने के चांसेस भी कम से कम होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। दूसरा में कैलकुलस के बारे में। तीसरा में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। और चौथा में बात करेंगे 3D वेक्टर के बारे में बात करेंगे। और पांचवा में हम लोग बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। फिर हम लास्ट में एडवांस के लिए भी हम बता देंगे कि किसके कहाँ वेटेज हैं और किस तरह से पहले चीज़ों को अप्रोच करेंगे आप सब, है कि नहीं? तो सारे बच्चे जो अभी ट्राइबैक से जस्ट निकले हैं या जिन बच्चों को इस बार मेंस और एडवांस देना है वो काइंडली इस चीज़ को देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैटर्न से आप अच्छे रैंक ले सकते हैं और उस हिसाब से आपको कॉलेज वगैरह और ब्रांच वगैरह मिल सकता है आपको। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं अलजेब्रा के बारे में। तो आप है ना, अक्सर लोग को लगता है, चूंकि देखिए अक्सर जब जैसे आमतौर पे जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो भी ऐसे डिस्कस करते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज कैलकुलस का होता है। तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि मेंस का वेटेज अलग है, एडवांस का वेटेज अलग है, दोनों के क्वेश्चंस का ट्रेंड अलग है। इसका वेटेज लगभग 36 से 37% है। और अगर पिछले 6-7 साल से अगर देखें, तो ऑलमोस्ट हर साल 11 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछा है दोस्त? 11 क्वेश्चन पूछा है हर साल, है कि नहीं? अगर आप 2015 से अगर पेपर देखें तो अभी तक में देखें तो हर साल 11 क्वेश्चन पूछा है अलजेब्रा से।
जिसमें है ना सबसे पहले आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को अप्रोच करें, और बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं रहता है क्वेश्चन, बहुत ट्विस्ट किया नहीं रहता है क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि नहीं। और मैं बोलूँगा कि खास तौर पे जो बच्चे इस बार मेंस देने वाले हैं है ना, और अगर चाहते हैं कि वो अच्छा मार्क्स लाएं, अच्छा रैंक लाएं, तो अभी कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। खैर इन बातों पे हम आते हैं, पहले हम देख लेते हैं इस चीज़ को। तो अलजेब्रा पे हमारा वेटेज कितना है, अलजेब्रा का हमारा वेटेज जितना है 36 से 37%। अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो 11 क्वेश्चंस प्रति ईयर पूछा गया है, इधर पिछले 6-7 साल के पैटर्न में अगर देखा जाए तो, है ना। तो उसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है, कम्प्लेक्स नंबर है, बाइनोमियल है, और ये सबसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है, अगर एक एवरेज से थोड़ा भी अच्छा स्टूडेंट्स है तो वो क्वेश्चंस करते चले गए, है ना। अगर वो डिपेंड करता है कि उनका प्रैक्टिस कैसा है, सब जो सारे चीज़ जो मैथ्स पढ़ा है या फिजिक्स पढ़ा है, वो केमिस्ट्री पढ़ा है, उनका फॉर्मुलेशन कैसा है, सारी चीज़ें कितना उनको याद है, उसको कितना तरीके से यूज़ कर पाते हैं, कितना काम एंड कूल रहकर वो चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, उसमें मैटर करता है। फिर अगर कैलकुलस का देखा जाए तो लगभग 29 से 30%। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि चूंकि एडवांस में अगर देखा जाए तो कैलकुलस का वेटेज कितना है सबसे ज्यादा, और अगर मेंस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, अलजेब्रा का। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर मेंस के हिसाब से देखा तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक क्या है, अलजेब्रा, है ना। और उसके बाद क्या है, कैलकुलस है। इसमें लगभग 29 से 30। इसमें कंसिस्टेंट 6-7-8 साल से अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चंस भी पूछा गया है ना, 6 क्वेश्चन भी पूछा गया है, 7 क्वेश्चन भी पूछा गया, 8, मतलब इस ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछता है कि नहीं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2017 या 2018 में 10 क्वेश्चंस, बाकी 7-8 यही इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है कि नहीं। और कैलकुलस में भी, कैलकुलस में आपसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, डेफिनेट इंटीग्रल से। डेफिनेट इंटीग्रल एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड रहता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस रहता है कि नहीं। एक लिमिट कंटिन्यूटी से, या तो लिमिट से रहेगा या तो कंटिन्यूटी से रहेगा, मतलब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियल मिलाकर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। उसमें फंक्शन से भी एक क्वेश्चन होते हैं, ओके। अब फंक्शन से किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, फंक्शन से जो क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हारा फंक्शनल इक्वेशंस पे बेस्ड रहेगा। किस पे बेस्ड रहेगा दोस्त, फंक्शनल इक्वेशंस पे। जैसे मैंने फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में फंक्शंस में आपको पढ़ाया होगा कि जैसे मान लो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू है f ऑफ x प्लस f ऑफ y, इस तरह का कुछ क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा फाइंड fx। तो आपको पता ही है, बताया हुआ है सारी चीजें कि इसमें एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मतलब सारी प्रोसेस आपको बताया हुआ है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लिमिट कंटिन्यूटी, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको आप टू द पॉइंट करते चलें, ठीक है। अच्छा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसको भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट जहां से एकदम इजीली क्वेश्चन पकड़ाएगा। अच्छा, एक लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, तो लिमिट से जो क्वेश्चन पूछेगा वो लिमिट के एग्जिस्टेंस पे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, और कंटिन्यूटी से भी सवाल पूछेगा, है कि नहीं। तो कैलकुलस में आपका हो गया फंक्शंस। फंक्शंस में क्या क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। इसको सिमेट्रिकल फंक्शन इक्वेशन बोल सकते हैं आप, है ना। सिमेट्रिकल फंक्शन इक्वेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि x को y से रिप्लेस करें, y को x से रिप्लेस करें, ऐसा रिप्लेसमेंट करने से दोनों तरफ कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर कोई चेंजेस नहीं आता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन या सिमेट्रिकल फंक्शन इक्वेशन बोलते हैं। तो इवन की मेंस या एडवांस में फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो सिमेट्रिकल फंक्शनल इक्वेशंस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, कैलकुलस में आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, इसको आप ज्यादा अच्छे से करें। लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, इसको आप करते चले अच्छे से। लिमिट कंटिन्यूटी में एक वो क्वेश्चंस भी करें आप कि जिसमें आपको ABC निकालना होता है, ठीक है, जिसमें कोई कांस्टेंट है उसमें इंसर्ट किया वो निकालना होता है, उस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। और फंक्शंस में क्या पूछेगा, फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। तो आपका कैलकुलस में, फिर से मैं बोल रहा हूं, कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मोनटोनिटी भी देखें आप। मोनटोनिटी में आप हमेशा ध्यान रखें, मोनटोनिटी से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है इसमें, ठीक है। तो मोनटोनिटी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, और फंक्शंस हो गया। फंक्शन से क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन से पूछता है, लिमिट से क्वेश्चन लिमिट एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछता है, या उसमें जो कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं ABC निकाले, है कि नहीं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ABC निकालो, इस तरह का क्वेश्चन, है कि नहीं। उस जिसमें ज्यादातर हम एक्सपेंशन का यूज करते हैं, कॉस का, साइन का, e⁻x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो उस तरह से करें। डिफरेंट इंटीग्रल्स में डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी बहुत आसान क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आते हैं कोऑर्डिनेट के ऊपर। कोऑर्डिनेट का अगर वेटेज देखा जाए तो 17 से 18% इसका वेटेज है मेंस में, मेंस के अंदर, ओके। और इसमें 2 सवाल रहता है स्ट्रेट लाइन से,
2 सवाल कितना किससे रहता है, स्ट्रेट लाइन से, ओके। फिर आपको 1 सवाल सर्कल से भी रहता है। अगर ये हम पिछले 6-7 साल का रेशियो से हम आपको बोल रहे हैं, 6-7 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रेट लाइन या सर्कल्स बन जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फंडामेंटल टॉपिक्स है तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक इंसर्ट किया नहीं आ जाता है। सर्कल भी एक तरह से देखा जाए तो आसानी से बनते हैं। ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है कोनिक सेक्शन में, है कि नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्राइबे के बच्चों को बहुत ही बारीकी से कोनिक सेक्शन पढ़ाया गया, एकदम इस तरह से पढ़ाया गया है, दावा करके पढ़ाया गया कि अगर उस जिस तरह से जिस पैटर्न पे पढ़ाया गया है आपको, उस पैटर्न को अगर बारीकी से फॉलो कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन छूटने चाहिए मेंस के अंदर कोनिक सेक्शन से, है कि नहीं। तो मैं बोल रहा था कोऑर्डिनेट का वेटेज कितना है, 17 से 18%। ये पिछले लगभग 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप सोच सकते हैं, 6 या 8 से 9 साल या 7 से 8 साल के हिसाब से आप सोच सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस का जो पूछने का जो फ्रीक्वेंसी है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। सबसे कम क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा गया 2017 में पूछा गया, 4 क्वेश्चन पूछा गया कोऑर्डिनेट के अंदर से, ठीक है। बाकी 5-6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 2 स्ट्रेट लाइन से रहता है, ओके, और 2 ज़्यादातर केसेस में 2 ही रहा है, ठीक है। 1 सर्कल से रहता है, कभी कभार 2 पैराबोला से रहता है, 1 तो फिक्स है, कभी कभार 2 भी रहता है, ठीक है। 1 एलिप्स से रहता है और 1 हाइपरबोला से रहता है ना। ज़्यादातर केसेस में पैराबोला से 2 क्वेश्चन भी उठाए गए हैं कभी कभार, ठीक है। एलिप्स से नहीं पूछा है, हाइपरबोला नहीं पूछा है, पैराबोला से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सर्कल से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का इस तरह से वेटेज है। वेक्टर 3D में अगर देखा जाए वेटेज, तो इसके परसेंटेज जो है वो 10% के आसपास है कि नहीं। इसके परसेंटेज कितने हैं? अच्छा देखिए, जो 2020 में होगा वो हो सकता है स्लाइटली 1-8% आगे पीछे फ्लैक्चुएट करे, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। इसी ट्रेंड को लगभग वो काफ़ी दिनों से फॉलो करते आ रहा है, ठीक है। और वैसे सारी चीज़ें आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से। एक हुआ कि हम परसेंटेज वाइज क्वेश्चन का ट्रेंड वाइज हमने बता दिया इस को। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1-8% का वेरिएशन हो सकता है इसमें। तो 3D फैक्टर का कितना परसेंटेज है? 10%, जिसमें 3D से 2 क्वेश्चन रहता है, बहुत फुद्दू जैसा क्वेश्चन रहता है, इसको आसानी से आप, है कि नहीं, तोड़ मोड़ सकते हैं। 1 क्वेश्चन वेक्टर से रहता है। तो 3D फैक्टर सबसे, अगर ये सब में बात करें तो क्वेश्चंस वैसे देखा जाए तो अलजेब्रा में आसान क्वेश्चंस किस तरह रहेगा, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन रहता है, लोकस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लोकस बेस्ड रहता है, कभी कभार इनइक्वालिटी में भी लोकस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर कैलकुलस में मैंने बता दिया आपको, कैलकुलस में आपको ट्रेंड कहाँ फॉलो करना है दोस्त, फंक्शन से फंक्शनल इक्वेशंस को आप देख लें अच्छे से। फंक्शनल इक्वेशंस पे रिलेटेड जो भी पिछले जेई मेन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप देख लीजिए, है कि नहीं। या जो ट्राइबे का मॉड्यूल है उसमें रिसेंट के 10-12 साल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, है कि नहीं, जेई मेंस का, उसको आप देख लें अच्छे से, ठीक है। फिर 3D फैक्टर्स में देखा जाए, 3D फैक्टर में देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस 3D से, 1 क्वेश्चन क्या वेक्टर से। कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो 2 स्ट्रेट लाइन से, 1 सर्कल से, कभी कभार 2 पैराबोला से, 1 तो श्योर रहेगा, और उसी तरह से 1 एलिप्स से और 1 हाइपरबोला से रहेगा, ठीक है। कैलकुलस में फंक्शनल इक्वेशन, लिमिट कंटिन्यूटी, लिमिट में सवाल कहां से पूछेगा दोस्त, लिमिट में सवाल पूछेगा आपको कांस्टेंट निकालने वाला क्वेश्चंस पूछेगा, या फिर लिमिट एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल पूछ सकता है। कंटिन्यूटी में भी आपको एबीसी निकालने के लिए जो पूछेगा कि अगर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = a, अगर फंक्शन x = a पे कंटिन्यूअस है या x = 2 पे कंटिन्यूअस है तो उसमें a b c का वैल्यू निकालें, इस तरह से केसेस आता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, मोनोटोनिसिटी हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केस जिसमें इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देख लें आप अच्छे से। तो गाइस इस तरह से देख लें कि ये 2020 में इस तरह से 2020 में इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये पिछले लास्ट जो 7-8 साल का जो ट्रेंड था उसके बेसिस पे मैंने बताया है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इधर विगत 7-8 साल में 5-6, एक बार 4 भी पूछा 2017 में, और 3D में कंसिस्टेंट देखा जाए तो 3 क्वेश्चन लगातार पूछा है, ठीक है। 3D में अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली क्या है, लगातार 3 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें 2 क्वेश्चन 3D से और 1 क्वेश्चन क्या, ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज लगभग अगर देखा जाए तो 6 से 7% है कि नहीं, और लगातार इसमें भी अभी 2 क्वेश्चन पूछते आया है। तो इस तरह से आप ट्रेंड बना लें। 11 लगातार को लगभग 6-7 साल से या 8 साल से लगातार 11 क्वेश्चन पूछते आए हैं अलजेब्रा से, 7 से 8 कैलकुलस से पूछते आया है, 5 से 6 कोऑर्डिनेट से पूछते आया है, 3 3D वेक्टर से और 2 ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। लेकिन अब सवाल आता है कि सर हम कहाँ से अटेम्प्ट करें, कहाँ से। सबसे पहले 3D वेक्टर देखें। 3D वेक्टर देखने के बाद आप कहाँ जाएं, लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको करते चलें। फिर है ना, 3D वेक्टर पे आने के बाद कहाँ जाएं आप, कैलकुलस पे आ सकते हैं या अलजेब्रा, पैरेलली दोनों जगह आ सकते हैं। अगर कैलकुलस पे आते हैं तो सबसे पहले आप लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस करें, है ना, या वो डिपेंड करता है कि मिलने के ऊपर, और अगर जल्दी अगर आप आगे पीछे अगर उलट पलट कर देख सकते हैं तो लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चंस पहले करने की कोशिश करें। उसके बाद आपका
डिफरेंटिएशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको करें, मोनोटोनिसिटी बेस्ड क्वेश्चन उसको करें, और ये फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन उसको करें। अगर अलजेब्रा में आते हैं तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन पहले करें आप, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी का क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट पूछता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 60 लेक्चर मैंने क्वालिटी का आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं इसको, ओके। सो अगर इस तरह से बच्चे करेगा तो मेरे हिसाब से काफ़ी वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, और रैंकिंग वाइज भी उसका रैंक बहुत अच्छा रहेगा, मार्क्स भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये समझना होगा। ये था जेई मान्स का जेई मेंस का वेटेज था, है ना। सबसे ज़्यादा अलजेब्रा, उसके बाद कैलकुलस, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद 3D फैक्टर, और उसके बाद क्या ट्रिग्नोमेट्री। अगर फिर देखा जाए जेई एडवांस के लिए, क्या देखा जाए, जेई एडवांस के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, 40 से कह सकते हैं 42%। इसको देखिए मेरा हिसाब से माने तो इसको हम 40 से 50% के दर्जा में भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन को कैलकुलस में ही देखते हैं। फिर देखिए अगर क्वालिटी क्वेश्चंस को देखा जाए, अगर क्वालिटी क्वेश्चंस को देखा जाए तो वो एक जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक करने का मतलब हो गया कि उसको आप कैलकुलस से भी डील कर सकते हैं या आप फंडामेंटल से भी डील कर सकते हैं। तो एक जनरल टॉपिक, इसको कहा नहीं जा सकता कि अलजेब्रा होगा, इसको आप कैलकुलस में भी शामिल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो आप अगर देखेंगे तो उसको कैलकुलस में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कैलकुलस देखा जाए तो उसको आप 40 से 42% रख सकते हैं। और अगर आप क्वालिटी को शामिल कर लें, इन्वर्स फंक्शंस को शामिल कर लें, ठीक है, रिलेशन से वैसे क्वेश्चन पूछता नहीं एडवांस में, ओके। तो इस तरह से 40 से 45 या 50% के दायरे में रख सकते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ कैलकुलस के बात देखा जाए, सिर्फ कैलकुलस तो 40 से 42%, इसी में 1% आ गया पीछे। वैसे एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं कि एडवांस का जो वेटेज है ना, इसको कोई भी सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, कोई भी सिक्योरिटी। हाँ, एक जो पैटर्न है, एक जो सबसे ज्यादा पैटर्न है कि भाई पैटर्न अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप क्या करिए कि पिछले 25-30 साल का जो एडवांस का पेपर है उसको आप बनाएं, या ये जितना भी वेटेज आप मैंने दिया है आपको मेंस के लिए, जितना भी वेटेज मैंने मेंस के लिए दिया है उसको आप जो ट्राइबेक का मॉड्यूल है वो पिछले 10 साल 12 साल का जो मॉड्यूल्स है, 10-12 साल का जो क्वेश्चंस है ट्राइबेक के मॉड्यूल्स के अंदर, क्योंकि जो अभी रिसेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अगर लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये वेटेज क्या है, एकदम अप्रॉक्सीमेटली 99.9% आपका मेंस का जो वेटेज दिया गया वो क्या है, सही है, ठीक है। तो मैंने मेंस के बारे में डिस्कस कर दिया है, अभी हम एडवांस के बारे में डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। और अगर बहुत अच्छे से जिन बच्चों को ऑब्जर्व करना है और बारीकी से ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, अभी जो टाइम है आपका, जितना भी टाइम, कोई नया चीज नहीं पढ़े। काइंडली नया चीज को अपने स्टडी में शामिल ना करें। नया चीज को शामिल करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। जो टॉपिक आपका वीक भी रहेगा उसको काइंडली भी छोड़ दें, उसको मजबूत करने की कोशिश ना करें, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और मैं अभी मेंस के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप अच्छा रैंकिंग चाहते हैं, अच्छा मार्क्स चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि प्रत्येक ईयर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो तीनों जो पेपर से उसको कंबाइंड प्रैक्टिस करें, यानी कि हर दिन एक सेट प्रैक्टिस करें। उससे क्या हुआ, पूरे सिलेबस को आप एक साथ क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है रिवीजन का, आप पूरे सिलेबस का एक पेपर लें और हर दिन ऐसा करें। दो देखेंगे कि हो सकता है कि 2-4-5 दिन शुरू के 2-4-5 दिन जब प्रैक्टिस करें ऐसा करके तो आपका परसेंटेज थोड़ा कम आए, लेकिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन होते होते देखेंगे कि आपका परसेंटेज क्या होगा, इंप्रूव करेगा। 15 दिन 20 दिन होते होते देखेंगे कि और इंप्रूव करेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्या करें, आप क्या करें, प्रत्येक ईयर का जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जो है एक साथ लगाएं उसको। 3 घंटा एकदम अपने घड़ी के टाइम से आप 3 घंटा एकदम ले लें और केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स को क्या करें, एक साथ लगाएं, ओके। सो ऐसा हर दिन करें। 2-4-5 दिन आपको लगेगा थोड़ा मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है, या फिर थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं कि यार एक साथ प्रैक्टिस करने में थोड़ा क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारा परसेंटेज थोड़ा कम आ रहा है, या थोड़ा मेरा मार्क्स कम आ रहा है। लेकिन इससे आप घबराएं नहीं, आप उसको चौथा टेस्ट के जगह पे फिर 5वां दें, फिर 6ठा दें, इस ग्रेजुअली आप देते, आप मार्क्स को देखें ही नहीं कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है, आप लगातार अटेम्प्ट करते जाएं। इस तरह से क्या हुआ कि आप ये समझ सकते हैं कि आप हर दिन पूरे सिलेबस से कम क्रॉस करेंगे, और हर दिन आपका सिलेबस क्या होगा, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, एक साथ आप तीनों को रिवाइज एक साथ कर सकते हैं एक दिन के अंदर। सो रैंकिंग बूस्ट करने का, मार्क्स बूस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक तो अब मैंने बोला कि रिसेंट का जो 10 साल का ट्राइबेक का जो मॉड्यूल्स का जो क्वेश्चंस है उसको आप करते चलें, ठीक है। लास्ट में सबसे जो हमारा एडवांस के बाद हमारा दिया रहता है लिस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो रहता है, जेईई मेंस के लिए अलग रहता है, जेईई एडवांस के लिए रहता है, उसको लगा लें। और एक दिन में क्या करें, एक सेट प्रैक्टिस करें, एक दिन में एक सेट प्रैक्टिस करें। और हर दिन जो एडवांस के बाद का जो सेगमेंट दिया हुआ है ट्राइबेक के मॉड्यूल्स में, उसको एक चैप्टर का केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ आप उसको एक दिन में करें, एक चैप्टर।
चाहे सपोज कर ले कि केमिस्ट्री में कोई एक चैप्टर किया उसमें 15-20 क्वेश्चंस रहे होंगे, मैथ किया तो उसमें 15-20 क्वेश्चन रहे होंगे, मतलब इस तरह से आप तय कर लें कि हमको 60 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करना है। ट्राइबैक के मॉड्यूल से जो लिस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, एडवांस के बाद वाला जो सेगमेंट जिसमें स्पेशली मेंस के लिए क्वेश्चंस है, स्पेशली एडवांस के लिए क्वेश्चंस है, मेंस का सेगमेंट नहीं। एक सबसे पहले ट्राइबैक के मॉड्यूल में देखा जाए तो इंटेक्स होता है, उसको एकदम नहीं करना है, जो जिसको भी 2020 में देना है बच्चों को। एक आता है फिर कंसोलिडेशन, वो भी नहीं करना है आपको। फिर तीसरा सेगमेंट आता है जेईई मेंस के लिए, उसको नहीं करना है। एडवांस के लिए उसको भी नहीं करना है। तो क्या करना है, एडवांस के बाद का जो लिस्ट अटेम्प्टेड इन जेईई मेंस एंड लिस्ट अटेम्प्टेड इन जेईई एडवांस, इसको करते चलना है। और एक सेट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ कंबाइंडली उसको प्रैक्टिस करना है पर डे। आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन होते होते आपका मार्क्स इंप्रूव करेगा। आप देखेंगे कि अब इस तरह से आप रैंकिंग को देखें कि हमारा इस तरह से इंप्रूव कर रहा है। 2-4-5 दिन आपको लगेगा कि मेरा मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन ऐसा सोच के या ऐसा करते हुए आपको कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी निगेटिव शब्द आपको दिमाग में नहीं लाना है, बस आपको प्रैक्टिस कर जाना है। 10 से 15 दिन होते होते अगर देखेंगे तो आपका एकदम बिल्कुल मार्क्स भी इंप्रूव होते चल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बूस्टअप होते चल जाएगा। सो ध्यान रखें, ये पूरा बात मैं सिखा रहा हूं, आप वेटेज देख ही लिया आपने, और इस वेटेज को एकदम बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से समझने के लिए क्या करने का है, अगर देखें कि ये बात डिस्कस किया हुआ जो बात है वो सही है गलत है, इस बात को पूरा अप्रोप्रिएटली समझने के लिए या पूरा अप्रोप्रिएट तरीके से पकड़ने के लिए कि ये वेटेज सही है या गलत है, आप क्या करें, हर दिन मैं बार बार बोल रहा हूं, हर दिन एक सेट क्वेश्चंस लें, डाउनलोड कर लें, बहुत आसानी से डाउनलोड कर ले सकते हैं गूगल पे जाके, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स का, मैथ का कम हम 20 साल यानी 2000 से, यानी 20 साल तो नहीं, 2000 से आप उसको क्या करें, 2000 ईस्वी से आप क्वेश्चन को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें अभी तक, ठीक है। सो ये था जेईई मेंस 2020 में जो बच्चे अपियर होंगे उनके लिए था, ओके। और जब मेंस जब हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो टॉप 2 लाख बच्चे हैं वो एडवांस में जाके अपियर होने, जो मेंस में जो टॉप 2 लाख स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को एडवांस में जाने का मौका मिलेगा या अपियर होने का मौका मिलेगा, तो उसमें एडवांस के लिए भी हम करेंगे। लेकिन एक स्लाइड गाइडेंस कर देते हैं कि जो एडवांस का जो वेटेज है वो कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट का है, उसके बाद हमारा क्या अलजेब्रा का है, उसके बाद हमारा 3D वेक्टर का है, उसके बाद ये क्या है, ठीक है। यानी देखा जाए ना तो कैलकुलस का, यानी देखा जाए तो मेंस में कोऑर्डिनेट का, मेंस और एडवांस में कोऑर्डिनेट का वेटेज ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा है, और 3D वेक्टर का भी वेटेज ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा है। एडवांस हो चाहे मेंस हो, कोऑर्डिनेट 3D वेक्टर का जो वेटेज है ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा है, और ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज भी एक जैसा है, 7 से 8% लगभग एडवांस में भी है। एडवांस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो इस चीज़ का आप ध्यान दें। और एडवांस में देखा जाए दोस्तों 50% ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि उसमें आप इजीली कर सकते हैं, जो बच्चा अच्छे से फॉलो किया है बारीकी से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के टीचर को बहुत बारीकी से फॉलो किया है, वो बच्चा भी बहुत 50% तक के क्वेश्चन को क्या कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है, बहुत ही आसानी से कर सकता है, ओके। सो चलो इस एपिसोड में आप बढ़िया से देखें और हमको कमेंट करके बताएं कि ये जो आपको वेटेज दिया था ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और ये अप्रोप्रिएट समझने के लिए आपको क्या करना होगा, हर दिन एक सेट उठाएं, कंबाइंड सेट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ, और यही रिवीजन करने का या कह सकते हैं कि पूरे सिलेबस पे ग्रिप करने का सबसे अच्छा। कभी ऐसा भी होगा कि जो चैप्टर वीक है उससे क्वेश्चन नहीं होते, उससे हड़बड़ा नहीं है, जो चैप्टर आपका वीक रहेगा उसको छोड़ दें, उसको एकदम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शंस के लिए आपको पूरा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं कि सिलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो बहुत कम मार्क्स में ही हो जाता है, ठीक है। अच्छे रैंक लाने के लिए या अच्छा कॉलेज चाहिए या अच्छा ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़े मार्क्स बढ़ा के लाना होता है, ठीक है। सो खूब लगे रहो और पूरे शिद्दत से लगे रहो, और जो बच्चा अभी करंट सिचुएशन से ऊपर उठ के अगर काम कर रहा होगा, करंट सिचुएशन के बारे में एकदम नहीं सोचें, ये एकदम परमानेंट नहीं है, ये आगे चल के एकदम इंप्रूव करेगा। दोस्त मैं आपसे फिर सारे बच्चों से, जो भी बच्चे ट्राइबैक से पढ़ के इस बार निकले हैं या पिछले साल के जो बच्चे हैं जो इस बार टारगेट के बच्चे थे, ठीक है, वो भी निकले हैं, उन सबसे मुझे मिलने का मौका मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे से मेरा उम्मीद बहुत अच्छा है, काइंडली वो मेरा उम्मीद ना तोड़े, मेरा होप ना तोड़े, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसको सब चीज़ दिया गया है, पूरा कंटेंट दिया गया है, पूरा गाइडेंस दिया गया है, प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है, और वो चाहेगा, वो अच्छे से अगर काम एंड कूल रहेगा तो वो बहुत ही अच्छा रैंक लाएगा मेंस के अंदर भी और एडवांस के अंदर भी, है कि नहीं। सो प्लीज़ आप एकदम बिल्कुल फोकस रहें, कंसंट्रेट रहें, और बिल्कुल एकदम जैसे जोश में आप पहले से काम करते थे, क्योंकि देखो ये इस टाइम में जब आपका खास तौर पर एग्जाम का टाइम होता है, मेंस का एग्जाम हो, एडवांस का, तो बच्चे बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं। तो मेरा फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि हम एकदम जो जोश है, पागलपन है, उसको गिर नहीं देना है। ये अगर मेंटेन रहेंगे
अगर ये आपका गिरने नहीं देंगे तो आपका हौसला कभी नहीं कम होगा। ठीक है, हमेशा एक चीज का आदत डालने, अगर क्वेश्चन नहीं भी होता है तो भी आपका कॉन्फिडेंस क्या बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। चलो ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, अच्छा ये भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इस तरह से आप क्वेश्चन को इस तरह से टालते चल जाए, काटते हुए चल जाए, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं दोस्त, हमेशा कांटा मिलेगा। तो ये सोचकर रोना अच्छा बात नहीं कि ये इसमें इस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, उसी को आप सीढ़ी बना लें। जिस रास्ते में चल रहे हैं उसमें जो कांटा है उसी को सीढ़ी बना लें, और ऐसी जिसमें पागलपन, ऐसा जोश, ऐसा जो जुनून जिस बच्चे में रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो बच्चा कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और इस बार हो सकता है कि पेपर थोड़ा और आसान कर दे। ठीक है, इस बार पेपर थोड़ा और आसान कर दे। मुझे जहां तक आप देखेंगे बाद में जब मेंस का पेपर होगा तो आप कहेंगे हाँ सर आपका कहना बिल्कुल सही। तो हो सकता है कि इस बार पेपर थोड़ा, हो सकता नहीं, मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहा है कि इस बार पेपर थोड़ा और स्मूथ कर दे। हालांकि पेपर स्मूथ करें, नॉर्मल रखें, कोई बात नहीं, आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से किया है, बस उसी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है। और अभी से एक चीज़ का और ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो बच्चे लॉकडाउन के कारण उनका हो सकता है सोने का रूटीन, जागने का रूटीन बिल्कुल इम्प्रॉपर हो गया होगा। तो सबसे पहले सोने का, जागने का और अपने डाइट का, ये 3 चीज़ का रूटीन बहुत प्रॉपर वे में रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि उस दिन अगर जिस दिन मान लें कि सपोज कर लेगा पहला स्लॉट में अगर पेपर है, उस दिन अगर रात में कोई अच्छे से डाइट नहीं लिया या प्रॉपर डाइट नहीं ले पाया या प्रॉपर आपका पहले से रूटीन है, तो आप सही टाइम में सही समय पर जाग नहीं पाएंगे। तो ये रूटीन आपका पहले से फॉलो होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो अभी से ही कोशिश करें कि हमारा ये प्रॉपर डाइट रहना चाहिए, हमको ये टाइम में जागना है, ये टाइम में सोना है। ज़्यादातर कोशिश करें रात में बहुत लेट नाइट आप सोने की जागने की कोशिश ना करें, 10 से 11 बजे तक कोशिश करें सोने का, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 से 6 बजे तक आप कोशिश करें क्या, जागने का। ये प्रॉपर रूटीन बनाकर रखें। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बातों का जो इफेक्ट है हमारे बच्चों पे, जैसे क्लास में होता था वैसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो वही बच्चा सुन रहा होगा, हमको महसूस कर रहा होगा कि जो मेरा पागलपन है बच्चों के लिए, जिस तरह से हम जुनून से बच्चों को एंटरटेन करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो इस जज्बात को समझ सकेगा। थैंक यू।